हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जीएसटी परिषद पे और वित्त आयोग पे। हमने पिछली दो क्लासेस में जीएसटी के विषय में डिटेल में पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद क्या है और इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करती है जीएसटी परिषद, कैसे इसको लाया गया, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी परिषद। तो देखिए, जीएसटी परिषद क्या है इसको सबसे पहले आप जानें। जीएसटी परिषद जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? संवैधानिक संस्थाएं वह होती हैं जिनका जिक्र या जिनके स्थापना गठन का जिक्र जो है वो संविधान के किसी आर्टिकल में दिया गया होता है। जो संस्थाएं किसी विधि के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे संसद ने कोई एक्ट पारित किया और उस एक्ट में किसी संस्था को बनाने की बात की गई, तो ऐसी संस्थाएं जो है विधिक संस्थाएं या संविधिक संस्थाएं कहलाती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करती हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बल्कि ये जो है विधिक संस्थाएं होती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका जिक्र संविधान में नहीं होता है और वो किसी विधि के द्वारा भी नहीं बनाई गई होती हैं। वो संविधान के अनुसार ही काम करती हैं, लेकिन उनका जिक्र संविधान में नहीं होता है। तो ऐसी संस्थाएं कहलाती हैं गैर संवैधानिक, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं उनका यह मतलब कतई नहीं है कि वो संविधान के विरोध में हैं, बल्कि वो संविधान के अनुरूप ही चलती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र संविधान में होता है और गैर संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र संविधान में नहीं होता है और ना ही वो किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई होती हैं, क्योंकि अगर एक्ट के द्वारा बनाई गई होती तो उनको विधिक संस्थाएं कहा जाता। जो संविधान के विपरीत होती हैं यानी संविधान का उल्लंघन करती हैं संस्थाएं, उनको असंवैधानिक यानी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा जाता है। तो जो जीएसटी परिषद है वो क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था अगर है तो फिर इसका मतलब है इसका जिक्र जो है वो किसी न किसी संविधान के आर्टिकल में होगा। तो देखिए, इसको लाया गया है बाद में, पहले मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था। तो ये 101वां संविधान संशोधन जो हुआ जिसके द्वारा जीएसटी लाया गया, उसी के द्वारा इसको भी लाया गया है संविधान संशोधन, और ये किया गया 2016 में। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी भी लाया गया और इसी के द्वारा जो है जीएसटी परिषद भी लाया गया। तो जीएसटी के विषय में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जीएसटी परिषद को कहाँ रखा गया है? तो ये है आर्टिकल 279A, 279A में जो है इस जो है संगठन को, इस परिषद को गठन करने का प्रावधान किया गया है जीएसटी काउंसिल का, जीएसटी परिषद। तो अगर कोई संस्था संविधान में है और उसको गठित करना है तो संविधान ये भी प्रावधान करता है कि इसका गठन कौन करेगा। तो जीएसटी परिषद का गठन कौन करेगा? तो वो है राष्ट्रपति। जीएसटी परिषद का जो स्थापना है, गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और इसका गठन जो है वो किया जा चुका है। इसको जो है 2016 में ही जीएसटी परिषद की स्थापना कर दी गई है। जीएसटी परिषद की संरचना क्या है, यानी ये इसमें कैसे काम होगा, कौन कौन लोग इसके सदस्य होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो इसकी संरचना को आपको समझना है। जीएसटी परिषद क्यों और इसकी संरचना क्या है। संरचना देखिए, जीएसटी परिषद जैसा इसका नाम है जीएसटी, इसका मतलब ये है कि ये जीएसटी के लिए है। तो ये संरचना इसकी जो है जीएसटी का जो मामला है, जीएसटी में केंद्र को और राज्य को दोनों को पावर्स होते हैं जीएसटी लगाने की। तो इसीलिए केंद्र और राज्य का एक संयुक्त फोरम है ये, यानी कि इसमें केंद्र के और राज्य के दोनों के मेंबर इसमें होते हैं और ये जीएसटी पर निर्णय लेने के लिए, जीएसटी पे नियम या जीएसटी से संबंधित जितने भी काम हैं उसी को करने के लिए ये परिषद है। और ये केंद्र और राज्य के बीच में जीएसटी को लेकर के जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर सलाह देने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। तो इसकी संरचना क्या है? देखिए, ये जो है इसमें दोनों होंगे, यानी कि ये केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य का एक संयुक्त फोरम है।
एक संयुक्त फोरम है, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य को दोनों को, इसमें आप कह सकते हो कि दोनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, उचित प्रतिनिधित्व। अब देखिए इसमें कौन क्या है, कैसे इसकी संरचना निकल के आती है। तो इसमें देखिए एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, अध्यक्ष होता है जो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, वही इसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। इसमें आप लिखें कि ये पदेन है, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं आएगा, जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री बनेगा वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा। और एक होता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्रालय जो है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में विभाग हैं। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग, और अलग अलग विभागों के राज्य मंत्री होते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग के राज्य मंत्री, राज्य मंत्री ये होंगे उपाध्यक्ष। तो ये सेंटर से इतने लोग हैं। अब देखिए राज्यों से क्या होगा, तो इसमें सदस्य जो होंगे अन्य, वो कौन कौन होंगे? सदस्य, तो सदस्य जो हैं वो सभी राज्यों के तथा विधानसभा जहाँ जहाँ पे है उन केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरीज के वित्त मंत्री। इसमें देखिए सब वित्त वाले लोग ही होंगे, क्योंकि वित्त से रिलेटेड ही है, टैक्स से रिलेटेड है। तो सभी राज्यों के तथा विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरीज के वित्त मंत्री या वहाँ का कोई अन्य मंत्री, जो भी वहाँ की सरकार डिसाइड करे। वित्त मंत्री पहली प्राथमिकता है, उसके बाद दूसरा भी कोई हो सकता है। तो ये टोटल कितने हो गए? देखिए अगर टोटल की बात की जाए कि टोटल इसमें कितने इसमें मेंबर हैं, तो 2 ये हो गए, 28 राज्य हैं, यानी कि 2 + 28 + 3 ऐसे हैं यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा है। तो ये कितना हो गया? बराबर 33 सदस्य इस समय हैं इसमें। टोटल 33 सदस्य हैं, और 33 सदस्यों में केंद्र को और राज्य को दोनों को जो है इसमें बराबर जो है एक उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसे कि मान लिया केंद्र के 2 लोग हैं, तो हर राज्य से भी एक एक वित्त मंत्री इसमें है और यूनियन टेरिटरीज से भी है। अब इसमें सचिव कौन होता है? इसका सचिव कौन होगा? तो सचिव जो है, जो भी केंद्रीय राजस्व सचिव होंगे वही इसके सचिव होंगे, केंद्रीय राजस्व सचिव, ये इसके सचिव होते हैं। देखिए वोट डालने का अधिकार सिर्फ इतने लोगों को है, ये है इनको जो है यही वोटिंग करेंगे, इसमें वोट का अधिकार, इनको सबको वोट डालने का अधिकार होता है सदस्यों को। सचिव इसके केंद्रीय राजस्व सचिव होंगे, और इसमें एक आमंत्रित सदस्य जरूर होंगे, बैठक में आमंत्रित सदस्य होंगे। इसमें जो है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो था, उसके जो भी चेयरपर्सन होते हैं, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरपर्सन जो होते हैं वो इसके एक आमंत्रित सदस्य होते हैं, लेकिन ये वोट नहीं डालेंगे, यानी कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, मीटिंग में ये भाग लेंगे। तो ये है जीएसटी परिषद टोटल। इसकी संरचना में आप देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि हैं और इनको ही वोट डालने का अधिकार है। अब जीएसटी परिषद का जैसे अभी हम कार्य भी बताएंगे आपको क्या क्या है। तो मुख्य काम तो यही है जीएसटी पे निर्णय लेना, जीएसटी से रिलेटेड ही इसके सारे काम हैं। तो कैसे निर्णय होता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति निर्णय अलग लेगा। अगर 33 सदस्य हैं, इसका मतलब इसमें कोई तरीका होगा निर्णय करने का, बहुमत पे या कैसे क्या होता है। तो उस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीटिंग कैसे होती है और निर्णय कैसे होते हैं। जीएसटी परिषद, देखिए जीएसटी परिषद में जो बैठक होती है उसका कोरम है 1/2 सदस्य, यानी कि 50% सदस्य अगर हैं तभी जो है मीटिंग कामयाब होगी, यानी मानी जाएगी या निर्णय हो सकेगा। तो जीएसटी परिषद की मीटिंग, जीएसटी परिषद का निर्णय
या डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, बैठक। अध्यक्षता तो अध्यक्ष ही करेंगे। कोरम इसका देखिए क्या होता है। सबसे पहली चीज़ आप देखें कोरम। कोरम 1/2 सदस्य है, यानी अगर 50% सदस्य होंगे तभी निर्णय किया जाएगा, यानी 50%। कोरम 50% होना चाहिए। अब निर्णय कैसे होगा, निर्णय किस तरह से लिया जाएगा, क्या वोटिंग होगी, कैसे होगा। तो देखिए जीएसटी परिषद में जो मत है, मतदान के द्वारा निर्णय होता है, तो वो भारित मतदान का प्रयोग किया जाता है। इसमें निर्णय कैसे होगा, तो इसमें जो है भारित मतदान का प्रयोग, यानी वेटेज वोटिंग। देखिए भारित मतदान क्या होता है, इसमें वोट का वेट बताया गया कि केंद्र का जो मतदान है, केंद्र के सदस्यों का जो वोट है वो कितना वजन होगा और राज्यों का कितना वजन होगा, वजन के हिसाब से उसको भारित मतदान कहते हैं। तो इसमें भारित मतदान में जो केंद्र का मतभार है, यानी केंद्र की जो वोट है, केंद्र के सदस्यों की, केंद्र का जो वोट है उसका मत का भार कितना है, यानी उसका वजन कितना माना जाएगा, तो उसको दिया गया है 1/3, यानी 33%। यानी कि अगर केंद्र के सदस्य दो सदस्य हैं, दोनों वोट दे देते हैं, तो 33% उसको माना जाएगा, 1/3 माना जाएगा। और सभी राज्यों का मिला करके, सभी राज्यों और यूटीज़ का मतभार ये कितना होता है, ये होता है 2/3, यानी 67% लगभग। ये टोटल 100% हो गया। तो ये होता है, यानी केंद्र के सदस्यों का टोटल जो है वो 33% वोट उनकी मानी जाएगी, और राज्यों का अगर सबके सब राज्य एक तरफ आ जाते हैं तो टोटल मिला के 67% उनकी वोट मानी जाएगी। यही है वोट का भार। अब कितने पे निर्णय होगा, यानी कितने लोग एक तरफ हो जाएं, तो निर्णय कब होगा इसको देखिए। तो निर्णय होगा 3/4 पर, यानी कि 75% पर, यानी कि 75% वोट जिधर जाएगी वो बात मानी जाएगी, 3/4 हिस्सा जिधर जाएगा। तो देखिए अब 75 पे निर्णय होना, तो एक खास बात यहाँ पर देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जीएसटी जो है, व्यवस्था जीएसटी की जो है, या जीएसटी परिषद में जो है वित्तीय संघवाद को बढ़ावा दिया है, यानी कि उसको और मजबूत किया है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र और राज्य सरकारें हैं, तो वित्तीय रूप से सरकारों के अधिकारों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई है, राज्यों को मजबूती दी गई है, और इसमें किसी एक को ज़्यादा वरीयता नहीं दी गई। ऐसा नहीं कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल है या राज्य ज़्यादा पावरफुल हैं। तो संघवाद जो होता है उसमें दोनों श्रेष्ठ सरकारें होती हैं, यानी दोनों को महत्व दिया जाता है बराबर, वही असली संघवाद है। तो आप पीछे के क्लास में हमने आपको सहकारी संघवाद के विषय में बताया था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसमें क्या होता है कि ना तो केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल हो और ना तो राज्य सरकार ज़्यादा पावरफुल हो, तो उसको सहकारी संघवाद कहते हैं। पुंछी आयोग की रिपोर्ट में आपको हमने ये बताया था। तो यहाँ पर आप देखोगे वित्तीय रूप से हर एक मामले में नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि 75% पर वोटिंग हो रही है। तो ये क्या है, ये वित्तीय संघवाद को मजबूती देता है। कैसे, इसको भी हम समझेंगे। वित्तीय संघवाद को ये मजबूती देता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कैसे ये मजबूती प्रदान करता है। देखिए समझें ज़रा इसको। केंद्र का है 33%। मान लेते हैं किसी मामले पे अगर वोटिंग हो रही है, तो अगर राज्य के सभी लोग एक तरफ हो जाएं, 75% वोट आपको चाहिए, 75% चाहिए डिसीजन के लिए। मान लेते हैं कि सभी राज्यों ने एकजुट होकर के किसी एक चीज़ पे निर्णय किया, तो कितना वोट आएगा? अगर सभी राज्य एक तरफ हो जाएं तो 67% ही वोट तो आएगा। यानी कि अगर केंद्र सहमत नहीं है तो 75% नहीं पहुंचोगे आप, यानी सभी राज्य एक तरफ हो गए। मान लेते हैं डिसीजन होना है कि पेट्रोल को जीएसटी में ले आया जाए, ये डिसीजन होना है, तो सबके सब राज्य अगर एग्री हो गए, तो अगर टोटल राज्य एक तरफ वोट कर देंगे तो टोटल तो 67% ही होगा ना। तो टोटल राज्यों का 67% हो गया। अब 75% होने के लिए कम से कम केंद्र में से कुछ निकल के आए, तब तो 75% होगा। तो बगैर केंद्र के डिसीजन नहीं हो पाएगा। अगर मान लेते हैं उल्टा स्थिति हो जाए,
मान लिया केंद्र चाहता है कि पेट्रोल जीएसटी में आ जाए और राज्य नहीं चाहते हैं, तो केंद्र अगर टोटल वोटिंग कर देगा पक्ष में तो 33% होगा। अब 75% चाहिए, इसका मतलब है राज्य में से लगभग कितना 40-45% तो लगभग चाहिए ही, 40% के ऊपर तो चाहिए ही, यानी कि आधे से लगभग ज़्यादा राज्य सहमत हो एक तरफ जा कर के, तब जाके 75% होगा। यानी कि ना तो अकेले केंद्र पावरफुल है और ना तो राज्य मिल करके पावरफुल है सभी के सभी। इसका मतलब है कि इस व्यवस्था में क्या है, वित्तीय संघवाद है, यानी कि दोनों को महत्व दिया गया है। तभी डिसीजन हो सकता है जब दोनों सहमत हों, यानी केंद्र भी सहमत हो और आधे राज्यों से ज़्यादा जब राज्य एक तरफ जाएंगे और केंद्र मिल करके, तभी डिसीजन हो पाएगा। तो इसका एक जो गूढ़ अर्थ ये निकल के आया कि यहाँ पर ना तो केंद्र के पास वीटो है, केंद्र के पास वीटो है, ना राज्य के पास। ठीक है, यानी कि अगर सभी राज्य एक तरफ हैं तब भी केंद्र की ज़रूरत है, और अगर केंद्र एक तरफ है तो राज्यों की भी ज़रूरत है, यानी दोनों मिल करके डिसीजन यहाँ पर लेंगे। इसीलिए हमने आपको बताया था कि इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर सभी राज्य चाहें, सभी राज्य चाह कर भी बिना केंद्र के, अगर एक तरफ सब के सब हो जाएं, बिना केंद्र के निर्णय नहीं ले सकते। 75 होगा ही नहीं, निर्णय नहीं। और बिना राज्यों के, बिना अधिक राज्यों के एक दो से काम भी नहीं चलेगा। आधे लगभग देखिए, अगर 33% 75% चाहिए, 33 निकाल दीजिए तो कितना बच रहा है, 2 और 7, ये हो गया आपका 2 और 4, लगभग 42% राज्य। यानी आप मान के चलिए कि लगभग आधे राज्य जब एक तरफ जाएंगे तब जाके डिसीजन होगा, सेंटर भी लगे उसमें। और बिना अधिक राज्यों के केंद्र भी अकेले निर्णय नहीं ले सकता है, अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, वित्तीय संघवाद को मजबूती प्रदान करता है। वित्तीय संघवाद का मतलब होता है वित्तीय निर्णय लेने में, फाइनेंस से संबंधित निर्णय लेने में केंद्र और राज्य को बराबर भूमिका दी जाए, लगभग बराबर तो होना ही चाहिए। तो ये वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देता है। ये चीज़ हो गया आपका जीएसटी परिषद में कैसे निर्णय होता है। अब हम बात करें जीएसटी परिषद काम क्या करती है। जीएसटी परिषद के कार्य बहुत सरल है। जीएसटी परिषद के कार्य आपको पता ही है सब, बस उसको आपको थोड़ा सा लिखना है 2-3 बिंदुओं में। जीएसटी परिषद के कार्य आपको सब मौखिक पता ही हैं, सिर्फ उनको अरेंज करना है आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक। तो देखिए, पहला काम क्या है, मुख्य जो आप लिख दीजिए उसी में सारे काम आ गए, बस एक ही लाइन में सब कुछ आ जाएगा। जीएसटी से संबंधित सभी निर्णय जीएसटी परिषद में ही किए जाएंगे। जीएसटी से संबंधित सभी निर्णय जो हैं वो जीएसटी परिषद करेगा। और देखिए, अब इसमें कुछ आप मेन डिफाइन कर दीजिए, जैसे कौन सी वस्तु किस जीएसटी स्लैब में आएगी, कौन सी वस्तु या सेवा जीएसटी में आएगी, ये डिसीजन कौन करेगा, जीएसटी परिषद करेगा। तो आप देखते हो कि कुछ चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है और कुछ चीज़ों को जीएसटी में लाया गया है। पेट्रोलियम पे अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है 5 हमने आपको बताए थे, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन, पेट्रोलियम गैस, कच्चा तेल, ये सब क्या है, पेट्रोलियम जीएसटी में आएगा या नहीं, इस पर निर्णय लेना इसी का काम है। जब भी निर्णय ले, वो बाहर ही रहेगा या वो ले आया जाएगा इसके अंदर, ये निर्णय कौन लेगा, जीएसटी परिषद लेगी। जीएसटी के स्लैब तय करना, जीएसटी के स्लैब यानी कि कितने % जीएसटी के ग्रुप बनाए गए हैं, जीएसटी के स्लैब
तय करना, जैसे कि अभी जैसे 0%, 5%, 8%, 12%, 18% और 28%, ये सब क्या हैं? ये जीएसटी के स्लैब हैं, यानी ये सब लगाए जाते हैं। तो किस चीज़ पे कितना जीएसटी लगेगा वो है स्लैब तय करना। किस स्लैब में कौन सी वस्तु लाएगी, जैसे कि कोई वस्तु 12% में आ रही तो उस पर 12% लगेगा, तो किस में कितना टैक्स लगाया जाएगा या किस पे कम या ज़्यादा किया जाएगा। यानी विशेष परिस्थिति में देखिए, ऐसा नहीं कि यही दरें हैं, विशेष परिस्थिति में दरें अलग भी हो सकती हैं। विशेष परिस्थिति में जीएसटी की विशेष दरें तय करना, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये निर्धारित है कि इतना ही लगेगा, 28 से ऊपर भी ले सकते हैं हम, 32 भी ले सकते हैं। उसका निर्धारण कौन करेगा? जीएसटी परिषद करेगी कि विशेष परिस्थिति है, कोई आपदा आ गई, कोरोना फैल गया या कोई महामारी आ गई, कुछ भी ऐसी परिस्थिति है कि हमको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, संसाधन की, तो जीएसटी की विशेष दरें परमानेंट रूप से या अस्थायी रूप से कौन तय करेगा? जीएसटी परिषद तय करेगी। या किसी को 0 पे लाना है या 5 से कम लेना है, जैसे कि 0 में ले आया या 0 से वस्तु को उठा के इसमें ले आना, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ जीएसटी तय करेगा। यानी कि एक स्लैब से दूसरे स्लैब में स्थानांतरण भी हो सकता है, यानी कि एक स्लैब से दूसरे में स्थानांतरण, दूसरे में वस्तु या सेवा का स्थानांतरण, ये भी जो है काम वही करेगा। जैसे कि कोई वस्तु पे 28% लगता था, अब सरकार को कभी लगता है कि इसको हम 18 में ले आएँ तो उसको उठा के 18 में ले आ सकता है। तो ये सब कुछ कौन करेगा? जीएसटी परिषद इसका निर्णय करेगी। और व्यापारियों के लिए भी, यानी कौन सा व्यापार जीएसटी के दायरे में आएगा, कौन सा व्यापार जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, ये डिसीजन भी जीएसटी परिषद लेगी। यानी कि कौन सा व्यापार जीएसटी के दायरे में आएगा, इसकी सीमा तय करना। यानी कि देखिए, ये चीज़ पिछली क्लास में भी हमने बताई थी, लेकिन शायद वो किसी एडिटिंग की कमी की वजह से आपका कट गया था, तो उसको हम फिर से आपको बता देते हैं। ये चीज़ को आप देख लीजिए, कौन सा व्यापार जीएसटी के दायरे में आएगा। यानी कि देखिए, जैसे मेरा कोई बिजनेस है तो मेरा वार्षिक टर्नओवर कितना है, ये निर्भर करता है कि मुझको जीएसटी फाइल करना है या नहीं फाइल करना है। यानी मेरा व्यापार जीएसटी में आएगा, मुझे GSTIN नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN। तो देखिए, इसके लिए पहले तय किया गया था कि जो 20 लाख, देखिए इसमें अलग अलग हैं, वार्षिक टर्नओवर अगर इतना है आपका, वार्षिक टर्नओवर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही से, देखो सामान्य 2 कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। सामान्य प्रदेश, अगर आप किसी सामान्य प्रदेश में हैं, कुछ प्रदेशों को छोड़ के जितने बचते हैं वो सामान्य कहलाएंगे। सामान्य प्रदेश में अगर वार्षिक टर्नओवर आपका कितना है, वार्षिक टर्नओवर का मतलब होता है टोटल आपका व्यापार कितना है, उसमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है, प्रॉफिट उसमें आपका हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर, अब इसमें 2 कैटेगरी हो गई। देखिए, पहले मामला दूसरा था, अब वार्षिक टर्नओवर अगर गुड्स का काम करते हैं यानी वस्तु बेचते हैं, अगर वार्षिक टर्नओवर आपका 40 लाख है, ये वर्तमान की मैं स्थिति बता रहा हूँ, नई मीटिंग में जो हुआ। सामान्य अगर प्रदेश में आप रहते हैं, यूपी, बिहार, MP और इन सब में, और आपका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपए है, अगर आप वस्तुएं बेचते हैं, और अगर आप सेवा प्रदान करते हैं तो 20 लाख, इससे ऊपर है टर्नओवर, इससे ऊपर अगर जाता है ऊपर, तो GSTIN आपको लेना है। यानी कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में आप आते हैं और आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझ गए। यानी कि आपके बिजनेस का टोटल जो साल भर का टर्नओवर है, टोटल मान लेते हैं आपने
50 लाख का व्यापार आप करते हैं साल भर में, उसमें कमाते भले आप 2 लाख हो 5 लाख हो, इससे मतलब नहीं है। 50 लाख का बिजनेस करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो आपका 50 लाख का टर्नओवर हो गया। तो अगर वस्तुओं की खरीद बिक्री की दुकान है या शॉप है आपकी या बिजनेस है, तो अगर आपका 40 लाख से ज़्यादा हो, अगर आप सर्विस में हैं, इंस्टीट्यूट है, कुछ है, ऐसा कुछ सेवा दे रहे हैं, तो आपका 20 लाख से अगर ऊपर टर्नओवर है तो आपको जो है GSTIN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपको हर महीने GST रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और कुछ विशेष प्रदेश की कैटेगरी बनाई गई है, उनको विशेष श्रेणी में रखा गया है, विशेष प्रदेश। तो वहीं पर यही आपका वार्षिक टर्नओवर वस्तु के उसमें कर दिया गया है 20 लाख और यहाँ कर दिया गया है 10 लाख, तब आपको लेना है। तो ये विशेष प्रदेश में जो है, इसमें पूर्वोत्तर के प्रदेश आते हैं। देखिए इसमें कौन आते हैं, इसमें जो है पूर्वोत्तर के प्रदेश, पूर्वोत्तर के प्रदेश आपको पता है कि 7 हैं, 7 सिस्टर्स उनको कहा जाता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, जो है नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब मिला के जो 7 उधर हैं किनारे इंडिया में, यहाँ पे जो ये 7 प्रदेश हैं आपके यहाँ पे, तो ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। फिर ये सिक्किम आता है एक, तो इसके साथ सिक्किम भी आ जाता है, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये अगर इन प्रदेशों में आप हैं तो ये विशेष श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर आपका वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख रुपए है और अगर सेवा सेक्टर में 10 लाख रुपए है, तो इससे ऊपर अगर आप हैं तो आपको GST फाइल करना है। तो ये सब कौन तय करेगा? ये चीज़ कौन घटाएगा बढ़ाएगा? ये GST परिषद तय करेगा कि ये हम कितना रखेंगे। जैसे अभी इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसके पहले शुरुआत में ये 20 लाख था और ये 10 लाख था, ये था ही नहीं अलग से, एक ही में रखा गया था कि सामान्य प्रदेश में 20 लाख चाहे वस्तु हो चाहे सेवा, और विशेष में 10 लाख किया गया था। अब इसमें सेवा और वस्तु को अलग अलग जो है दिया गया है और अलग अलग रेट्स बनाए गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं GST के मुख्य कार्य हैं। अब GST से संबंधित जितने भी नियम, देखिए GST से संबंधित निर्णय, नियम, सिद्धांत जो भी बनाना होगा आगे के लिए, वो सब GST परिषद का ही काम होगा। और GST परिषद का गठन कौन? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, 2016 में किया गया है। सितंबर 2016 में इसकी स्थापना की जा चुकी है और इसकी बराबर बैठकें होती रहती हैं। अभी जल्दी में भी इसकी बैठकें हुई हैं। तो ये मुख्य से काम है। आप मोटे तौर पे याद रखेंगे कि GST से संबंधित जितने भी निर्णय लेने होते हैं वो सब GST परिषद में लिए जाते हैं। जैसे कि ये आपको 40 लाख से इसको 60 लाख करना है तो GST परिषद में ही निर्णय होगा। और निर्णय कैसे होंगे? भारित मतदान के द्वारा होंगे, जिसमें 33% केंद्र का और 67% राज्य का मत का भार है, और उसमें 75% वोटिंग जिधर जाएगी वो जो है निर्णय माना जाएगा। और निर्णय करते वक्त आधे सदस्यों का होना जरूरी है, यानी 1/2 कोरम होता है, 50% लोग वहाँ पर होने चाहिए मतदान करने के लिए, तभी बैठक कामयाब होगी। तो ये GST परिषद के विषय में आपने जाना। अब हम देख लेते हैं वित्त आयोग के विषय में। वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं जिन संस्थाओं के गठन का जिक्र संविधान के किसी भी आर्टिकल में होता है, जैसे कि चुनाव आयोग, जैसे SC/ST आयोग, ये सब क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि इनका जिक्र संविधान में है। लोक सेवा आयोग, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है या विधिक है यानी स्टैट्यूटरी है? तो इसको कमेंट करके आप बताएं कि नीति आयोग किस श्रेणी में आता है। और जो लोग सभी प्रकार की संस्थाओं के विषय में भी हमने आपको बताया था, संवैधानिक, विधिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक, इन सभी कैटेगरी में देखिए इतने प्रकार की कैटेगरी आपको ये पढ़ाएंगे हम बाद में। पूरा इस पे चैप्टर होगा कि कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं संवैधानिक, कुछ होती हैं विधिक, कुछ होती हैं गैर संवैधानिक और कुछ होती हैं असंवैधानिक।
संवैधानिक जिनका जिक्र संविधान में है, विधिक जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं विधि बना करके, गैर संवैधानिक जो इन दो श्रेणियों में नहीं है लेकिन वो संविधान के अनुरूप ही काम करती हैं, उसके सिद्धांतों की खिलाफत नहीं करती हैं, और असंवैधानिक का मतलब है वो इन 3 श्रेणियों में तो आती ही नहीं है बल्कि वो संविधान का उल्लंघन करती हैं, यानी कानून का उल्लंघन करती हैं, तो वो असंवैधानिक होती हैं, जैसे आतंकवादी संगठन वगैरह। तो इन सभी श्रेणियों का एक एक एग्जाम्पल अगर आप बताएं कमेंट करके तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कितने बच्चे इन संस्थाओं के कुछ उदाहरण कमेंट में हमें बताते हैं, और नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है ये भी आप बताएं। तो ये चीज़ पूछी जाती है अक्सर पीटी के क्वेश्चंस में। वित्त आयोग पे हम बात करें। देखिए वित्त आयोग क्या है, हमने आपको बताया वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, ये भी संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अब ये चूंकि आयोग है, निश्चित समय के लिए एक समिति होती है जो विशेष काम के लिए गठित की जाती है, उसको आयोग कहा जाता है, इसके पास विशेषाधिकार होते हैं। तो संवैधानिक संस्था है तो इसका किसी आर्टिकल में जिक्र होगा, तो बिल्कुल इसका जिक्र है। ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 280 संविधान में इसका जिक्र है। तो अगर संविधान में जिक्र है तो फिर ये भी बताया गया कि इसका गठन कौन करेगा, तो इसका गठन जो है कैसे होगा, तो ये प्रत्येक 5 वर्ष पे होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा इनका गठन किया जाएगा वित्त आयोग का। तो वित्त आयोग जो होता है वो किस लिए होता है, इस पे मेन बात करेंगे हम, और अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम प्रथम की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रथम वित्त आयोग जब गठित किया गया था तो ये 1951 में गठित किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष वो थे केसी नियोगी, केसी नियोगी। ये प्रथम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम वर्तमान की बात करें, जिस डेट में वीडियो बन रहा है, तो वर्तमान में जो है जो वित्त आयोग है वो कौन से नंबर का है, वो तो प्रथम था, तो ये है 15वां वित्त आयोग। 14 गठित किए जा चुके हैं इसके पहले, और ये 15वां चल रहा है, 15वां वित्त आयोग। अब जो ये 15वां वित्त आयोग है ये 2020 से 2025 के लिए था, तो 2026 तक के लिए ये काम करेगा, और इसकी रिपोर्ट आ चुकी है 2021 की पहली रिपोर्ट जो है आ चुकी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये अध्यक्ष इसके कौन हैं, अध्यक्ष हैं इसके NK सिंह, नंद किशोर सिंह, NK सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं, और इसमें सदस्य भी होते हैं। तो ये जो है वर्तमान का वित्त आयोग अगर पूछा जाए तो 15वां है। कब से कब के लिए गठित किया गया था, तो 2020 से 25 के लिए गठित किया गया था, लेकिन इसको 26 में इसका कार्यकाल समाप्त होगा, 26 तक के लिए है जम्मू कश्मीर की वजह से। और इसकी जो है 2020 से 21 जो है रिपोर्ट इन्होंने दे दी है, इन्होंने रिपोर्ट दे दी है, और इसकी जो प्रमुख सिफारिश है बस उस पर हम बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय कर हैं, केंद्रीय राजस्व है जो में राज्यों का कितना हिस्सा होना चाहिए, तो राज्यों का इन्होंने कहा है कि 41% हिस्सा होना चाहिए, ये इनकी सिफारिश है। देखिए वित्त आयोग, हमने आपको बताया था कि वित्त आयोग बताता है कि कर कैसे बटेंगे, तो सेंटर के पास जो कर जा रहा है उसमें राज्यों का कितना, यानी राज्यों को कितना वो बांटे, तो इन्होंने कहा कि 41% जो है राज्यों को दिया जाना चाहिए, वो अनुदान के रूप में और बंटवारे के रूप में सब कुछ है, तो ये 41% इसलिए कहा है। अब देखिए इसके पहले जो 14वां वित्त आयोग था, अगर हम बात करें कि जो 14वां था YV रेड्डी वाला, तो 14वां जो वित्त आयोग था इसके पहले वित्त आयोग, उन्होंने कहा था कि 42% हिस्सा बताया था, इन्होंने 42% कहा था राज्यों को मिलना चाहिए, तो 1% इन्होंने कम कर दिया है इस बार इस रिपोर्ट में, इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर को 1% वो एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो नया बना है अभी केंद्र शासित प्रदेश, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए 1% निकाल के तो 41% अन्य राज्यों में स्पेशली जो है वो 1% जम्मू कश्मीर को दिया जाए। तो ये 14वें वित्त आयोग में 42 था, 41 किया गया इस नई रिपोर्ट में, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं
नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह, और ये 2021 से 26 तक के लिए वर्तमान में काम करेगा। तो ये तो आपने यहाँ पे करंट सिनेरियो देख लिया इसका। अब हम मुख्य रूप से इसका गठन आपने जान लिया, अब मुख्य रूप से इसके हम कार्य देखें, क्या कार्य हैं, बस इतना ही आपको जानना है। तो देखिए, ये जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, देखिए इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति रखते हैं, गठन भी राष्ट्रपति करते हैं, और जो रिपोर्ट होती है वित्त आयोग की, जो भी रिपोर्ट होती है, तो रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति सदन में रखवाते हैं, सदन में रखवाते हैं या रखते हैं, आप जैसे शब्दावली प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। ये जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है, कार्य क्या है, देखिए 4 मामले हम आपको बताएंगे। इन 4 मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, देखिए निम्नलिखित 4 मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना, ये काम है वित्त आयोग का। तो वो 4 मामले कौन से हैं, देखिए पहला तो ये है कि केंद्र और राज्य 2 हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य कराधान यानी कर से संबंधित जो चीज़ें हैं, कराधान व्यवस्था, टैक्स की व्यवस्था, टैक्स सिस्टम व्यवस्था, एवं केंद्र की प्राप्ति एवं प्राप्तियों का वितरण, एवं प्राप्तियों यानी जो भी मिलेगा टैक्स से उसका वितरण कैसे होगा, वितरण, ये पहला काम है। देखिए स्पष्ट है, बहुत सरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो कठिन हो। टैक्स लगाने का काम केंद्र और राज्य दोनों करते हैं, तो ये वित्त आयोग का काम है कि वो ये व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, ये बताए कि किस पे कौन टैक्स लगाएगा, क्या कैसे व्यवस्था होगी, इस पे सलाह दे राष्ट्रपति को कि केंद्र को क्या पावर्स रहेंगी, राज्य को क्या पावर्स रहेंगी, और प्राप्तियों का वितरण कैसे होगा, यानी जो पैसा इकट्ठा होगा वो कैसे बांटा जाएगा, कितना किसको मिलेगा। तो अभी देखिए हमने बताया ना कि 15वां वित्त आयोग ने कहा कि 41% हिस्सा जो है मिले राज्यों को, उसमें से बटे, 14वें ने उतना कहा था। तो एक तो इस चीज़ पे सलाह दे, दूसरा जो है जो केंद्र से अनुदान मिलता है, केंद्र से राज्यों को जो सहायतार्थ, पिछली क्लास में हमने बताया था, जो एड मिलती है, ग्रांट, सहायतार्थ अनुदान के संबंध में कितना मिलना है, कैसे दिया जाए, किसको कितना दिया जाए, ये हमने पीछे आपको बताया भी था कि स्टेट को कितना जो है ग्रांट दिया जाएगा। ये सब सलाह कौन देता है, वित्त आयोग देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट सदन में रखवाते हैं। तो ये दूसरा काम है वित्त आयोग का। तीसरा काम क्या है, देखिए राज्य वित्त आयोग से संबंधित है ये, राज्य वित्त आयोग, इसको अभी समझ लेंगे आप। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं किसकी सिफारिश पर, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की वृद्धि के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन का उपाय। अब ये देखिए, राज्यों की संचित निधि, राज्य की संचित निधि होती है, जैसे केंद्र का होता है कंसोलिडेटेड फंड, वैसे राज्य का भी होता है। तो राज्य की संचित निधि का संवर्धन यानी उसको बढ़ोतरी कैसे की जाए, उसको कैसे और बढ़ाया जाए, बढ़िया किया जाए, किस लिए, ताकि राज्य का वित्त आयोग जो सिफारिश करता है कि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में संसाधनों की वृद्धि की जाए, तो वो कैसे होगी, वो राज्य की संचित निधि से पैसा निकालना पड़ेगा। तो वो पैसा कैसे बढ़ाया जाए, उसका कैसे संवर्धन किया जाए, इसका उपाय ये वित्त आयोग बताए राष्ट्रपति को, इस पे सलाह दे।
और राष्ट्रपति ऐसा कोई निर्देश दें, राष्ट्रपति द्वारा वित्त से संबंधित कोई अन्य दिशा निर्देश, कोई अन्य अगर राष्ट्रपति निर्देश देते हैं वित्त आयोग को कि इस चीज़ पे जो वित्त से रिलेटेड है हमें सलाह दीजिए, तो राष्ट्रपति को सलाह दे। तो ये 4 चीज़ें हैं, चारों आप याद रखिएगा, यही वित्त आयोग का पूरा काम है। ये सब कुछ सलाह के रूप में राष्ट्रपति को सलाह प्रोवाइड कराएं। राष्ट्रपति ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखवाएंगे दोनों सदनों में, उस पर विचार होगा और फिर उसी अनुरूप काम करेगा। और वित्त आयोग की रिपोर्ट का बहुत फ़र्क पड़ता है। वित्त आयोग जो बताता है लगभग मान के चलिए वो वही वैसा ही आगे किया जाता है वित्त से संबंधित। तो आपने देखा वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग का काम क्या है, वर्तमान में वित्त आयोग कौन सा है, कौन अध्यक्ष है। तो जीएसटी परिषद और वित्त आयोग के विषय में इतना सफिशिएंट है। आप जो है काफ़ी प्रश्न इससे सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे, रिटन वाले भी और पीटी वाले भी। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।